तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग फिलहाल उस जगह पे पहुंच चुका था जहां से ग्रीड को वो एंसेंट लीफ मिला था, यानी कि वो फॉरेस्ट। और अब आगे तो वांगलिंग ने पांचवा प्लेटफॉर्म पूरा कर लिया था, रैंक 5 का प्लेटफॉर्म। छठवां मैप अभी भी थोड़ा धुंधला था और इस समय में कुछ दूरी पर एक 60,000 फीट का यानी रैंक 6 का प्लेटफॉर्म दिखाया जाता है, जिसके आसपास बहुत सारी खोपड़ियाँ थी। बीच में एक ओल्ड मैन थे जो थोड़ा ब्लड से भीगे हुए थे। इन्होंने ब्लैक कपड़े के पहने थे और बाल लगभग सफ़ेद थे। बीच बीच में यंग हो जा रहे थे तो कभी ओल्ड हो जा रहे थे। और मार्किंग जो था वो मून का था, बट ये प्योर मून मार्क नहीं था, ये डेविल सील था। हाँ, अगर डाओ मास्टर मायोवियन होते, मतलब उनका अवतार यहाँ पर, तो वो इन्हें पहचान लेता, क्योंकि ये 5 मास्टर्स में से एक डेविल मास्टर 9 हेवंस थे। और अचानक से अपनी आंखें खोलते हैं। अब फोर्थ मैप को दिखाया जाता है जहाँ से एक 50,000 फीट का प्लेटफॉर्म आगे बढ़ रहा था। उस पर एक बर्ली मैन था और ये कुछ वुल्फ के जैसा दिख रहा था। ये वही बंदा था जो वांगलिंग को चेज कर रहा था, हेवनली वुल्फ क्लैन का। और फिर से मतलब इसका माइंड इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होता है और इसे पता चल जाता है, यार रैंक 5 का प्लेटफॉर्म एक और प्रकट हुआ है। कौन है ये? मतलब थर्ड स्टेप का कल्टिवेटर। और एक और दूसरी जगह में एक रैंक 5 के प्लेटफॉर्म को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक वुमेन बैठी थी, वाइट ड्रेस पहने थे। अचानक से थोड़े समय के लिए इसका एक्सप्रेशन कोल्ड होता है और ये गैस करती है, शायद ये जो बंदा है ये मायोयन हो सकता है। फिर ये आगे बढ़ जाती है और इसी समय मतलब इनर टॉम की तरफ एक और बंदा बढ़ रहा था जिसका हाइट काफ़ी ज़्यादा था। और इसके पीछे में एक प्लेटफॉर्म पर पिंक वुमेन बैठी थी, दिखने में बहुत सुंदर थी। और ये टाउसन को बुला रही थी कि थोड़ा और तेज कर, चलो मतलब अब मैं टॉम की गहराइयों में जा पाऊंगी कि नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और ये स्माइल कर रही थी, काफ़ी फ्लर्टी नेचर की थी। टाउसन को और गुस्सा आता है कि शांत हो जा इस गॉड के लिए, तू बहुत एनोइंग है। और टाउसन की ऐसी बातें सुनकर ये बोलती है, मुझे वैसे भी रफ वे ज़्यादा पसंद है, क्यों ना मैं आपसे प्यार करूं तो आपका थोड़ा गुस्सा शांत हो जाएगा। टाउसन की नसें फूलने लगती है और ये और तेज़ी से भागने लगता है। मतलब दोनों साथ में ही जा रहे थे और ये लेडी अभी भी हंसते रहती है। पांचवें मैप के अंदर मतलब वांगलिंग देख रहा था और इसको एक आवाज़ सुनने को मिलती है कि तुम्हें रैंक 5 का टॉम मिल गया है, मतलब तुम रिनकारनेशन डोर को खोल सकते हो और मेरा इनहेरिटेंस हासिल कर सकते हो। रैंक 9 फाइनल रैंक है और जो भी मेरे क्लैन का होगा वो इजीली इनकारनेशन हासिल कर सकता है, इनहेरिटेंस सॉरी। और नहीं है तो गो टू हेल। ये मुंह बोलता है। अब जैसे इस आवाज़ के बाद मतलब ये आवाज़ गायब होती है, वांगलिंग मानो एंशियंट टॉम के साथ एक हो जाता है। ये चार और ऑरास को फील करता है और ये सोचता है ये एंशियंट ऑर्डर, ये मुंह, इस नाम को इसने दूसरी बार सुना था। पहली बार फर्स्ट जनरेशन के वर्मिलियन वर्ड से। उन्होंने बताया था कि वो बहुत पावरफुल था। एंशियंट सेलेस्टियल सॉवरिन भी उससे थोड़ा ड्रेड करते थे, मतलब चिंतित रहते थे। बाकी जो चार औरत थी उसका अंदाजा तो वांगलिंग लगा लेते हैं कि जिनके जिनके पास रैंक 5 या उसके ऊपर का प्लेटफॉर्म होगा ये वही लोग होंगे। और मैं अगर इन्हें फील कर सकता हूँ तो इन लोगों ने भी मुझे फील कर ही लिया होगा। और इसे ये भी समझ में आता है कि प्लेटफॉर्म को रैंक 9 का बनाना पड़ेगा। और ये सोचता है कि आगे में जो फॉरेस्ट है ग्रिड के हिसाब से, वहीं से उसको एंसेंट लीफ, फिर वो स्टैचू, साथ में एक वॉर्टेक्स भी दिखाई दिया था जिसके अंदर वो प्रवेश करके यहाँ से बाहर निकल गया था आउटर रियल में। अब वांगलिंग अपनी ऑरा फैलाता है तो ह्यूमनॉइड बीस्ट अट्रैक्ट होते हैं और इन्हें मार करके अपने लाइफ फोर्स को और बढ़ा लेता है। प्लेटफॉर्म आगे बढ़ते रहता है। आगे में फॉग बिल्कुल नहीं था, एक येलो लाइट दिखती है, थोड़ा डिस्टॉर्शन था। इसका डिवाइन सेंस उससे टकरा के वापस आ जाता है और जहाँ से येलो लाइट आ रही थी वहाँ पर एक लीफ प्रकट होता है, एंशियंट लीफ। तो जहाँ पर स्पेस होल था, वांगलिंग वहाँ पर एंशियंट लीफ लगाता है, प्लेटफॉर्म को अंदर रखता है और इस स्पेस होल में एंटर कर जाता है। तो ये वो जगह था जहाँ से वो एंशियंट लीफ क्रीड को मिले थे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेथ हो रही थी और ये जो फॉरेस्ट था काफ़ी बड़ा भी था। और ये अंदाजा लगा था कि यार एंशियंट लीफ यहीं से आता है, तो कोई तो तरीका होगा पूरा हासिल करने का। अब एक सूखा हुआ पेड़ को ये टच करता है और इसका डिवाइन सेंस एंटर करता है। बट इसका डिवाइन सेंस मतलब पेड़ से होते हुए जमीन के अंदर एंटर कर जाता है और इसे कुछ समझ में आ जाता है। बेसिकली ये जो जंगल का शेप था ये खोपड़ी के जैसा था। अब ब्लड स्वॉर्ड निकालता है और आगे बढ़ाता है और इसी दौरान जो फोर्थ मैप वाला एरिया था उसके अंत में हेवनली वुल्फ वाला बंदा था और वो फिफ्थ मैप की तरफ बढ़ ही रहा था। यहाँ पर आने के बाद ये भी एक एंशियंट लीफ निकालता है और ये याद करता है कि यार मैंने बहुत समय मतलब वेस्ट करके 2 लीफ चुराए थे, एक उसमें से लिंगडोंग ने ले लिया था, उसके बाद से तो वो गायब ही हो गया। मतलब इसका पावर सीलिंग एक्सटर्मिनेशन क्लैन के जैसा है। फिर मैं उस बंदे को चेज़ कर रहा था, उसके पास भी मैंने वही चीज़ देखा था और शायद यहाँ पर वो लीफ हो सकता है मैप के हिसाब से। तो इसके अंदर भी लालच आ चुका था, तो ये आगे बढ़ता है। अब वांगलिंग जब ब्लड स्वॉर्ड अर्थ की तरफ चला के मारता है तो एक रोर आता है जमीन के अंदर से। लेकिन ब्लडी स्वॉर्ड बहुत पावरफुल था तो जमीन में क्रैक होने लगता है और एक पर्पल लाइट बाहर निकलता है और जमीन के अंदर से एक पर्पल पाइथन बाहर आता है। और ये पाइथन
मतलब पर्पल पॉइजन इस स्वॉर्ड की तरफ फेंक के मारता है, लेकिन ब्लडी स्वॉर्ड उससे भी पेनेट्रेट कर देता है और बीस्ट के स्किन से जाकर टकराता है। और वांगलिंग इधर एक पाम प्रिंट अटैक भी चला देता है। ये और ज़्यादा अटैक करता है, लेकिन अंदर से जिस चीज़ को ये बाहर निकालना चाहता था वो आ नहीं रहा था, और ये और ज़्यादा ज़मीन को खोलने लगता है। फाइनली एक ग्रे वाइट स्कल इसे दिखाई देता है। ये राइट आई का पार्ट था। मतलब सोचो, खोपड़ी इतनी बड़ी थी कि जंगल को कवर कर ले रही थी, और उस आंख में से 4 पाइथन जैसे बीस्ट बाहर निकलते हैं। अंदर में एक ट्यूमर था जिसके ये चारों बीस्ट पार्ट थे। कुछ कुछ मून गेजर जैसे थे, बट मून गेजर नहीं थे। तो पूरा जो जंगल खड़ा हुआ था इस खोपड़ी के ऊपर खड़ा हुआ था। और वांगलिंग अटैक इसलिए किया था क्योंकि ये बीस्ट उतना भी पावरफुल नहीं है। अब तो वांगलिंग आराम से मून गेजर से भी बैटल कर सकता है। अब वांगलिंग इन बीस्ट के करीब पहुंचता है और इसका 9 कलर्ड फायर लेफ्ट आई में एक्टिवेट हो जाता है। बीस्ट अपना चीखने लगते हैं और जो ट्यूमर था धीरे धीरे सिकुड़ते जाता है, धीरे धीरे एक लाइट में बदल जाता है और फाइनली आसमान की तरफ भागने लगता है। अब वांगलिंग का थंडर टैटू एक्टिवेट होता है और आसमान को ये कवर कर लेता है और इसे ये मार देता है। अब फिलहाल ये इस खोपड़ी पर फोकस करता है। खोपड़ी को फाइनली ये देख पाता है। इस पे 9 स्टार मार्क था, लेकिन 9वां स्टार और सेकंड स्टार थोड़े ब्लरी थे। तो मतलब जो भी रहा होगा 9 स्टार का एंशिएंट गॉड था। पहली बार इसने 9 स्टार एंशिएंट गॉड का लाश देखा था। और अब इसे समझ में आता है यहाँ पर जो स्टैचू था वो इसलिए था ताकि 9 स्टार एंशिएंट गॉड को सप्रेस कर सके, इसके हेड को सील कर सके। तो इसे भी दुख होता है क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं अब एंशिएंट गॉड है। इसने यहाँ पर बहुत सारे मरे हुए एंशिएंट गॉड, डीमंस और डेविल्स को देखा था। अब एक एक स्टार्स को टच करता है। अब उसमें ज़्यादा पावर्स तो बचे नहीं थे क्योंकि समय के साथ खत्म होते गए थे। और वांगलिंग को ये भी लगता है यार एंशिएंट गॉड बॉडी बहुत बड़ी होती, ये जंगल भी छोटा है, शायद जो भी था ये बंदा ये अपने बॉडी को सप्रेस किया होगा। तो फिलहाल ये खोपड़ी के अंदर प्रवेश कर जाता है और अब इसे समझ में आता है ये मरा कैसे था, क्योंकि ये अपने एंशिएंट गॉड के जो 3 ट्रायल्स है, 7 कैलामिटीज होती हैं, उसे झेल रहा था। सेकंड ट्रायल के दौरान ये मारा गया था। और अब ये सोचता है कि ये जगह बनाया किसने, एंशिएंट ऑर्डर टाउन। फिर इसे उसी बंदे का याद आता है, मतलब वो 7 कलर्ड फिगर जो ये बोल रहा था कि हेवनली डाओ को यार डाओ पिल से ग्रो करवाना सही मेथड नहीं है, मुझे दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। इसे इतना तो समझ में आ गया था, ये जो भी बंदा था 7 कलर डाओइस्ट, इसी ने हेवेंस के डाओ को चुराया था। पर किससे चुराया था, कहाँ से चुराया था, इसके बारे में वांगलिंग को अभी तक समझ में नहीं आया था। और अभी सोचता दूसरा मेथड वो ढूंढ रहा था, कहीं यही तो नहीं है वो दूसरा मेथड। और एक अजम्पशन लेता है कि मान लेता हूँ कि 7 कलर डाओइस्ट ही एंशिएंट सेलेस्टियल एम्पर है। तो उसने हेवन डिफाइंग बीट चुराया और हेवनली डाओ चुराया। उसे समझ में आया कि हेवनली डाओ को ग्रो करवाना पड़ेगा किसी और कारण से, और उसके लिए मुश्किल था। तो उसने शायद ये ट्रैप बनाया होगा, क्योंकि वांगलिंग को ये भी आता है याद कि वो जो फर्स्ट जनरेशन वर्मिलियन बर्ड थे उन्होंने बोला था कि उनके मतलब होम टाउन में एंशिएंट गॉड्स वगैरह भी हैं। फिर उन्होंने एंशिएंट ऑर्डर येमो का नाम लिया था, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि एंशिएंट गॉड या एंशिएंट डेविल या एंशिएंट डीमन। उन्होंने एक चीज़ बोला था, एंशिएंट ऑर्डर येमो। ये नाम शायद ये बताता था कि जो येमो थे वो एंशिएंट ऑर्डर थे, ना तो डीमन थे, ना तो गॉड थे, ना तो डेविल थे। और इसे याद आता है कि जब ये डेमन स्पिरिट लैंड में था तो टाजिया ने बताया था एंशिएंट डीमन ने कि एंशिएंट ऑर्डर फर्स्ट जनरेशन के हेवन डिफाइंग बीइंग्स कहे जाते हैं, उसके बाद हम लोग पैदा हुए थे। फिर इसे याद आता है कि जब ली मुआन का लाइफ स्पैन खत्म रहा था, एक एंशिएंट गॉड ही आया था जो कि मैसेंजर के रूप में था। फिर स्कैटर्ड थंडर क्लैन में भी मिला था। जब उसने नोटिस किया कि मैं एंशिएंट गॉड हूँ तो वो मुझे धोखेबाज कह रहा था, वॉइड एक्सटेंशन डाओ का। और ये भी ये लोग कहते हैं कि वॉइड डाओ को शायद ये एंशिएंट गॉड्स वगैरह ने मारा होगा। तो क्या वॉइड 7 कलर्ड डाओइस्ट है? मतलब ये इसका पूरा गेसिंग था अभी। फिर ये सोचता भाई लेकिन ऐसा होता तो एंशिएंट गॉड मैसेंजर्स क्यों बनते? हेवनली डाओ मर चुका है, बट था क्या ये? इसको ये भी लगता है शायद हेवनली डाओ मरा भी नहीं होगा। तो अभी ये बहुत कंफ्यूज था। और वांगनिंग अब इतना तो श्योर था कि जो एंशिएंट सेलेस्टियल एम्परर ने या 7 कलर डाविस्ट जो भी नाम होगा उसका, उसने जो दूसरा मेथड सोचा था वो एंशिएंट ऑर्डर से रिलेटेड था, यानी हेवनली डाओ को ग्रो कराने का। तो शायद एंशिएंट सेलेस्टियल एम्परर ने एंशिएंट ऑर्डर्स को यहाँ पर ट्रैप करके फंसा के लाया हो, मतलब बहाने देकर। लेकिन अगर ऐसा था तो हेवनली डाओ लास्ट में मारा कैसे गया? इससे ये भी आता है कि जब ये अलायंस स्टार सिस्टम में था तो डिवाइन रिट्रीब्यूशन के दौरान एक अलग वर्ल्ड खोल गया था जिसके अंदर एंशिएंट गॉड, डीमंस और डेविल्स के स्टैचूज थे। क्या वो जगह एंशिएंट ऑर्डर टॉम से रिलेटेड है और 7 कलर डाविस्ट से? और एक चीज़ और, हर एक जनरेशन के वर्मिलियन बर्ड को सील कर दिया गया है, और ये सब चीज़ें सॉवरिन के टीचर की तरफ इशारा कर रही है। तो सॉवरिन का टीचर कौन है? फिर वो जो इसके बैग में वो लेडी है सिल्वर वुमेन, वो भी ये 7 कलर डाविश के स्टैचू को देखकर चीखने लगी थी कि मैंने नहीं किया था, मैंने दरवाज़ा नहीं बंद किया था, मतलब खोला नहीं था, सॉरी। मतलब वो दरवाज़ा क्यों था, क्या था, या कहाँ पर है, जिसके वजह से 7 कलर डाविस्ट इससे गुस्सा हुए होंगे? क्या ये वो दरवाज़ा वही तो नहीं जो कि हेवनली डाओ की तरफ लेकर जाता है, या किसी दुश्मन को सील किया था, या दूसरे दुनिया से कनेक्ट करता था?
क्या पता मैं सभी चीज़ें गलत गैस कर रहा हूँ। फिर इसे येमो की आवाज़ भी सुनाई देती। अब वांगलिंग ये भी सोचता कि एंशिएंट ऑर्डर टॉम है, कहीं ऐसा तो नहीं यही एंशिएंट ऑर्डर येमो का ही टॉम है, मतलब जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा हो। ये और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। ये बोलता है यार ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है, छोड़ो। इसका एक गेस ये और भी था कि जब ये खोपड़ी को यहाँ पर सील कर दिया गया तो पेड़ किसी ने लगाया था। तो ये पेड़ एंशिएंट गॉड ऑरा को एब्जॉर्ब करते थे। इसीलिए ग्रीड जब आया था तो उसे एक ही पेड़ मिला था, बाकी सब मुरझा गए थे क्योंकि एंशिएंट गॉड ऑरा अब बची नहीं है। यानी जिसने भी पेड़ लगाया होगा वो फिर कभी वापस नहीं आया होगा। फिलहाल यहाँ पर ये एक बैरियर बनाता है। थंडर टैटू को ये आसमान में छिपा देता है, ब्लड स्वॉर्ड को भी छिपा देता है, नाइन कलर्ड फायर को भी। एक फॉर्मेशन बना रहा था, किलिंग फॉर्मेशन, कि कोई बीच में ऐसा गलती से घुसा तो निपटा दूंगा, एटलीस्ट ट्रैप तो कर लूंगा। तब वांगलिंग अपने एंशिएंट गॉड पावर को इस खोपड़ी के अंदर डालता है। बट खोपड़ी में चेंजेस नहीं आते क्योंकि भाई वो 9 स्टार एंशिएंट गॉड का है। समय बीतते जाता है, वांगलिंग और ज़्यादा पावर्स डालते रहता है। इसके 6 स्टार्स रोटेट कर रहे थे। अब लंबा समय तक, घंटों तक पावर इसमें डालने के बाद ये कुछ नोटिस करता है। अब ये जो पेड़ मुरझा गए थे वो जीवित होने लगते हैं। बट वांगलिंग के पास उतना पावर नहीं था, समय भी लगने वाला था। तो वांगलिंग सभी पेड़ों को तो जिंदा नहीं कर सकता था, तो ये बस 19 पेड़ों पे फोकस करता है। समय बीतता है, 19 पेड़ जिंदा हो जाते हैं। फिलहाल ये इस दौरान एम्परर फर्नेस को प्रकट करता है। एम्परर फर्नेस के अंदर से कुछ चीखें आ रही थी और जो पॉइजन था उसे रिफाइन कर चुका और जो थोड़ा बहुत प्रोसेस बचा था वांगलिंग उसे फास्ट कर देता है। ओशियन का जो कलर था वो डार्क ब्लैक हो चुका था। पॉइजन काफी टेरिफाइंग हो गया था क्योंकि ये अब बहुत ज्यादा कंडेंस हो चुका था। तो इस रियल्म को फिलहाल ये डिसअपियर कर देता है, दूसरे रियल्म को खोलता है। यहाँ पर भी एंडलेस ओशियन था, लेकिन ये प्योर जॉस फ्लेम के सोल्स थे और लिंग डोंग इसी के अंदर नीचे बैठे हुए थे और वो फिलहाल इन्हें रिफाइन कर रहे थे। ये मतलब इन जॉस फ्लेम सोल्स को अपना बनाने को देख रहे थे। और लिंगडोंग के पीछे में एक स्टैचू दिख रहा था जो कि लिंगडोंग क्लैन का था और ये काफ़ी एक्साइटेड थे। वांगलिंग देखता है कि यार ये डाउ मास्टर मायोयिन के जॉस फ्लेम है तो इससे बहुत टाइम लगेगा। और वांगलिंग सोचता है अगर मैं लिंगडोंग का कल्टीवेशन बढ़ा पाया, मतलब इसको जल्दी करवा पाया थर्ड स्टेप में, तो मेरे लिए भी फायदा है। और वांगलिंग की आवाज़ गूंजती है एंशिएंट स्लेव। लिंगडोंग रेस्पेक्ट दिखाते हैं और तुरंत ही खड़े हो जाते हैं। वांगलिंग को ग्रीट करता है कि एंशिएंट स्लेव लिंगडोंग मास्टर को ग्रीट करता है। वांगलिंग का यहाँ पर मतलब अंदर में एक फैंटम प्रकट हुआ था। वांगलिंग बताता है कि मैं तुम्हें एक स्पेल दे रहा हूँ, शायद तुम इसे समझ सको, तो जॉस फिल्म्स जल्दी से तुम एब्जॉर्ब कर सकते हो। और वांगलिंग से डाउ स्पेल फ्यूज सिखाता है। और वांगलिंग को वो भी नहीं था खतरा कि लिंगडोंग इसे धोखा देगा क्योंकि इसके पास बहुत सारे ट्रेजर्स हैं। फिर एम्परर फर्नेस खुद में बहुत बड़ी चीज़ है। वहीं दूसरी तरफ जो हेवनली वुल्फ क्लैन का बंदा था वो इधर रश कर रहा था और ये बोलता 3 और दिन, मुझे अगर 9 और पत्ते मिल गए तो मैं उसे सील कर पाऊंगा। मैं निर्वाणा वॉइड के अर्ली फेज में रहूंगा लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट रहूंगा। काफ़ी एक्साइटेड था ये बंदा। लिंगडोंग वैसे भी काफ़ी टैलेंटेड था, तो वांगलिंग के इस मेथड की वजह से उसका स्पीड बढ़ जाता है। इधर वांगलिंग उस 19 पेड़ों को नरिश करते रहता है। अब इस दौरान वो जो उसने सील्ड गर्ल को पकड़ा था एक्सटर्मिनेशन क्लैन वाली, उससे बाहर निकलता है और इससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। दिखने में ये भी काफ़ी सुंदर थी लेकिन फिलहाल पैनिक कर रही थी। वांगलिंग की तरफ देखती नहीं है। वांगलिंग को याद आता है ये लड़की थोड़ा थोड़ा याओ जिक्जियो के जैसी है, बस वो ज़्यादा ही नफरती थी। फिलहाल ये लड़की अपना नाम बताती है, फेंग जीमान। अब वांगलिंग पूछता है कि जीमान तुम 2 बार मर चुकी हो, तुम सरवाइव कैसे की। अब ये बोलती है कि मैं डाउमाशर मायून की मैड हूँ, तुमने मुझे पकड़ा है, तुम्हें वो मार देंगे। वांगलिंग इतना ही बोलता है कि यार वो एंशिएंट ऑर्डर टॉम में एंटर नहीं कर सकते। लड़की समझ जाती, स्मार्ट थी। एक ही चीज़ बोलती, इम्पॉसिबल, कि क्या तुमने डाउमास्टर मायून के अवतार को मार दिया। वांगलिंग एक्सप्लेन नहीं करता है। फिलहाल एक जेड निकालता है और इस लड़की को टच करने को बोलता है। ये समझ जाती है कि अवतार मर चुका है, मतलब इसे घटनाओं का क्रम पता चल जाता है। वांगलिंग अब सीधा बोलता है कि देखो मेरा पेशेंस बहुत कम है, अगर आंसर नहीं दोगी तो तुम्हें मार दूंगा। लड़की और ज़्यादा पैनिक करने लगती है। वांगलिंग समझाता है कि देखो हमारे बीच में कोई नफरत नहीं है, मैंने तुम्हें एक बार मार ही चुका, मतलब तुमने जब मुझे हर्ट किया था, तो अभी अगर तुम बता देती हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब ये बताती है कि हमारे सीलिंग एक्सटर्मिनेशन क्लैन में हर एक मेंबर के पास 3 लाइफ्स होती है। वांगलिंग पूछता है कौन सा ऐसा ऐसा स्पेल है। ये बताती है स्पेल नहीं है, जब हम लोग जन्म लेते हैं तो हमारे एल्डर हमें एक एंसेस्टर के पास वर्शिप करने के लिए ले जाते हैं, उसके बाद सभी के पास, मतलब जो भी जाता है पूजा करने, 3 लाइफ्स आ जाती है। वांगलिंग बोलता है चीज़ें छिपा रही हो, मारी जाओगी। इसका किलिंग इंटेंट फिर से बढ़ता है। लड़की बोलती नहीं मैं कुछ नहीं छिपा रही हूँ। वांगलिंग कहा था इसके फोरहेड की तरफ बढ़ ही रहा था, लेकिन अब ये फिर से जब बताती है कि मैं छिपा नहीं रही हूँ, जब हम लोग जन्म लेते हैं तो हमारे पास कोई क्लैन मार्क नहीं होता, फिर हम जब वर्शिप करने जाते हैं एंसेस्टर का, उसके बाद ये मार्क आ जाता है। अब ये पूछता है तुम ये लोग टेक्निक कैसे यूज़ करते हो, सीलिंग टेक्निक, स्पेल्स वगैरह। तो ये बताती है कि क्लैन मार्क को खोलने के लिए, मतलब हम अपना थोड़ा सा लाइफ फोर्स देते हैं तो वो एंसेस्टर का पावर बाहर निकलता है और फिर जो तुमने देखा ही है। अब वांगलिंग रुकता नहीं, सोल सर्च करना शुरू कर देता है।
और अब ये इस लड़की का जो क्लैन मार्क था उसे बाहर निकाल लेता है और इसे सील करके अपने शोर स्पेस में इस लड़की को रख देता है। और इनके इस क्लैन मार्क की खासियत थी, अगर आप निकाल भी लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस अब ये सीलिंग एक्सटर्मिनेशन क्लैन के मेंबर नहीं कहे जाएंगे, इनका कल्टीवेशन भी नहीं करता है। और वैसे भी इसका इस लड़की के साथ कोई वो ऐसा नफरत वाली भावना नहीं थी, तो इसने यही सोचा था कि एनसीएंड ऑर्डर टॉम से निकलूंगा तो इसे रिलीज कर दूंगा। क्लैन मार्क को भी रख लेता है। अभी 19 पेड़ों की तरफ देखता है जो कि लाइफ फोर्स से भर चुके थे, लेकिन कोई भी पत्ता एंशियंट लीफ के जैसा नहीं था, तो ये और ज़्यादा पावर इंजेक्ट करते रहता है। अब धीरे धीरे जो पेड़ के पत्ते थे वो ऐसा पीला होने लगते हैं और धीरे धीरे जमीन पे गिरने लगते हैं, जो पतझड़ का मौसम आता है, लेकिन एक पत्ता नहीं गिरता है। तो जो भी पावर था इसी अब पत्ते में जाता है और ये पत्ता अब चमकने लगता है। अब ये पत्ता भी धीरे धीरे गिरने ही वाला था, पत्ता धीरे से गिर भी जाता है, पेड़ भी मुरझा जाता है। सेम चीजें बाकी 18 पेड़ों के साथ भी शुरू हो जाती है। वांगलिंग बोलता है क्या मैंने गलत कैलकुलेट किया, मुझे एंसेंट लीफ चाहिए। और एक दहाड़ मारता है इन 18 पेड़ों की तरफ, और जब दहाड़ मारता है तो 18 पेड़ों में से सभी पत्ते गिर जाते हैं। बस 18 पत्ते बचते, एक एक पेड़ पे एक एक पत्ते। और इस बार ये अलग लाइट के साथ चमक रहे थे। ये थे एंशियंट लीव्स। उधर जो पॉइजन था वो एम्पर फर्नेस में रिफाइन हो चुका था, 9 बूंदों में बदल जाता है, जो कि इवेंट जो ग्रेट डेजुरेशन थे यानी पॉइजन मैन उन्हें भी शॉक कर सकता था, क्योंकि उसमें जॉस फ्लेम भी मिक्स था और हेवनली पॉइजन भी। वहीं तीसरी तरफ मतलब अंदर में ही लिंग डोंग जॉस फ्लेम्स को एब्जॉर्ब कर चुके थे और एक ट्रू थर्ड स्टेप कल्टिवेटर बन चुके थे। तो तीसरी खुशी वांगलिंग को मिल चुकी थी। अब बारी थी चौथे की। इस दौरान एक 50,000 फिट का प्लेटफॉर्म आसमान की तरफ बढ़ता है, जिसके ऊपर एक बर्ली मैन था, वो हेवनली वुल्फ क्लैन वाला। और वांगलिंग को यहाँ पर देखकर ये चौंक जाता है। और वांगलिंग जैसे देखता है इसका थंडर टैटू तो वैसे भी छिपा हुआ था, आसमान में अचानक से प्रकट होता है। बर्ली मैन भी फास्ट है, एंशिएंट लीफ निकालते हैं और इस लीफ को अपने चेस्ट पे रख देते हैं ताकि अपने इमोशंस को सील कर पाए। और उसके बाद थंडर टैटू पर अपना पंच मारते हैं, लेकिन 9 कलर्ड फायर इस दौरान हेवनली वुल्फ को घेरने लगता है और पीछे से ब्लडी स्वॉर्ड भी आता है। बर्लीमैन काफी खुश था कि तुम वो छठवें बंदे हो, सॉरी 5वें बंदे जिसके पास रैंक 5 का प्लेटफॉर्म है, लेकिन कोई ना, अब इस बार तुम मारे जाओगे और मेरा प्लेटफॉर्म रैंक 6 का बनेगा। बर्लीमैन की नजरें उन 18 लीव्स पे भी थी और लालच भी आता है और एक क्लॉ अटैक ये वांगलिंग पर चलाता है। बट वांगलिंग शांत था, ये तुरंत ही एम्परर फर्नेस को प्रकट करता है और बर्लीमैन की तरफ बढ़ा देता है। बर्लीमैन बोलता है कुछ भी कर लो, आज तो नहीं बचोगे। पर जब बर्लीमैन का हैंड चलता है तो एक पावरफुल फोर्स इन्हें काउंटर करता है और अंदर से एक हंसने की आवाज आती है। ये थे एस्टीम्ड लिंगडोंग। बर्लीमैन भी चौंक जाते, मतलब वुल्फ क्लैन वाले, कि लिंगडोंग तुम, कि लिंगडोंग इसके पास, ये कैलकुलेशन में ही नहीं था। और इन्हें समझ में नहीं आता है कि लिंगडोंग मदद क्यों कर रहा है इस वांगलिंग की। लिंगडोंग आगे बढ़ते हैं और इस बंदे का नाम लेते हैं कि जाओसेन, और दोनों का बैटल शुरू हो जाता है। और अब ये बर्लीमैन सोचता है कि यार, एक तो लिंगडोंग जूनियर है, ये 5th हेवन ब्लाइट पे था, ये थोड़ा सा कम दिमाग का था, नहीं तो इसे जॉस फिल्म मिल गया होता अगर, तो ये कब का थर्ड स्टेप कल्टिवेटर बन चुका होता। वांगलिंग इसकी तरफ देखता है, बर्लीमैन की तरफ, कि तुम मुझे देखकर खुश हुए, लेकिन मैं ज़्यादा खुश हुआ। और 18 पत्तों में से 2 पत्ते अब हवा में उड़ते हैं और इस बर्लीमैन को घेरने लगते हैं। और इसके रास्ते जो भागने के थे ये बंद करता है, लेफ्ट से भागने का रास्ता, क्योंकि ये स्पेशल होल खोल के भागना चाह रहा था। लेफ्ट राइट हर जगह से वांगलिंग इसे काउंटर करने लगता है और लिंग डोंग तो इस समय पंचेस पे पंचेस मार ही रहे थे। बर्लीमैन गुस्से में चिल्लाता है कि वुल्फ हर्ड वर्शिप द मून। और इस समय जब इसने ये टेक्निक यूज किया था तो स्पेस खुल जाता है और कुछ थॉर्न जैसे, जैसे वुल्फ के फैंग होते हैं, मतलब दांत जो बड़े बड़े बाहर निकल रहे थे, वैसे बाहर निकलते हैं। और ये एक दो नहीं थे, 10,000 थे। बट वांगलिंग इसे पूरा मौका ही नहीं देता है, ये एम्परर फर्नेस को एक्सपेंड करता है और ये जो रेड मून स्काई बन रहा था, मतलब स्पेस खोल रहा था, उसे ही ये ट्रैप कर देता है। और इस दौरान इसके सामने में वो जो 9 जहर की बूंदें थी वो प्रकट होती है और वांगलिंग बोलता है एक कदम लो और तुम मारे जाओगे। फिलहाल ये जो वुल्फ मैन था जिसका नाम जाउजिन भी था, इसके पसीने छूटने लगते हैं और ये समझ रहा था कि एक जहर का बूंद भी इसके लिए काफ़ी है, मतलब मरने के लिए। अब जाउजिन तो ट्रैप हो चुका था, तो वांगलिंग अब बोलता है लिंगडोंग। लिंगडोंग एक घुटने पे लीन हो जाता है और बोलता है कि मास्टर क्या आप चाहते हो मैं इसे मार दूं या रिफाइन करूं। अब ये सुन करके जाउजिन इसे विश्वास नहीं होता है कि थर्ड स्टेप कल्टीवेटर को ये बंदा अपना स्लीप बना के है। वांगलिंग बोलता है रिफाइन कर दो और फिलहाल वांगलिंग एम्परर फर्नेस को एक्टिवेट करता है और बीच में लिंगडोंग बैठता है जो कि स्लेव रिफाइनिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। बट जाउजिन थोड़ा लगता है ये ट्रू थर्ड स्टेप कल्टीवेटर था, तो इसे रिफाइन करना इतना आसान नहीं था। ड्रीम डाओ बस चांसेस बढ़ा सकता था, क्योंकि जाउजिन का मेंटल स्टेट भी अलग था। क्योंकि जब लिंगडोंग मिला था तो वो हाफ स्टेप था थर्ड स्टेप में, बट ये तो प्योर निर्वाणा वॉइड कल्टीवेटर है। तो फिलहाल 18 लीव्स इसे ट्रैप कर देते हैं और लिंगडोंग गार्ड पे था। अब वांगलिंग भी जानता था कि जाउजिन भाग तो नहीं पाएगा और वांगलिंग भी जाउजिन को मारना नहीं चाहता था, ये इसे भी अपना एक स्लेव बनाना चाहता था ताकि जब ये इनर रियल में जाए तो डाविस्ट वाटर वगैरह को मजा चखा पाए।
अब यहाँ पर एक वर्टेक्स भी था, जैसा कि ग्रीड ने बताया था। तो वांगलिंग पहले सोचता है कि इस पूरे जंगल को ही उखाड़ के भर लूँ, लेकिन अगर ऐसा करेगा तो क्या पता वर्टेक्स गायब हो जाए, तो शायद ये निकल ना पाए। तो वांगलिंग कुछ दिनों तक इस जगह को ही पूरा सील कर देता है और फिर यहाँ से निकल जाता है। और जहाँ से ये गायब हुआ था, मतलब इस जगह में एंटर किया था, वहीं प्रकट होता है। और इस बर्ली मैन यानी जाउजीन का जो प्लेटफॉर्म था, उससे अब अपने साथ मर्ज करने लगता है। इसका प्लेटफॉर्म 60,000 फीट का हो जाता है। फिर से एक डिवाइन सेंस इसका मैप के साथ जुड़ जाता है। फिर से वही आवाज आती है कि रैंक 9 अंत है। मेरे 3 पैलेसेस है, हेवन, अर्थ और ह्यूमन। ह्यूमन पैलेस में मेरा रेन ही स्वॉर्ड है। ये स्वॉर्ड मेरे पास लाइफ टाइम से था और इससे मैंने बहुत किलिंग की है, तो ये एक डीमन में बदल चुका है। मैंने इस पर 3 सील्स लगाए। आवाज गायब हो जाती है और वांगलिंग अब 60,000 फीट के प्लेटफॉर्म पर बैठकर आगे निकल जाता है। और ये अपने आगे में और ऑरास फील करता है, या तो वो रैंक 5 प्लेटफॉर्म की थी या उससे ऊपर की। जो सबसे आगे था वांगलिंग के हिसाब से, वो 8th मैप के लेवल का था। मतलब 8वें मैप तक पहुंच चुका था। टोटल यहाँ पर 9 मैप है येमो के हिसाब से, यानी 9 लेवल्स हैं। और वांगलिंग अभी 6वें लेवल की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन ये भी सोचता कि भाई जो 9वें तरफ बढ़ रहा है, यानी उसके पास 9वें लेवल का प्लेटफॉर्म होगा। और वांगलिंग समझता था कि इसके आगे जो लोग हैं, फिलहाल इसे पीछे ही रहना पड़ेगा। और फिर ये सोचता है कि अगर टाउ से आया होगा तो उसके पास भी नंबर नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास भी, मतलब मैं इसके ऊपर भी नंबर मार्क नहीं बना था, क्योंकि ये लोग एंशिएंट गॉड है। अब वांगलिंग दिमाग लगाता है और प्लेटफॉर्म में से एक नंबर मार्क निकालता है और इसे ध्यान से स्टडी करता है। समय निकलते जाता है। प्लेटफॉर्म अपने आराम से आगे बढ़ रहा था और फिलहाल ये उस लड़की की तरफ देखता है जो एक्सटर्मिनेशन क्लैन वाली थी। उसके फोरहेड पर नंबर मार्क था और अपने एंशिएंट गॉड पावर से इसके फोरहेड को टच करता है, लेकिन वो मार्क गायब नहीं होता। अब वांगलिंग इसके बाद एंशिएंट सोल बोतल निकालता है और उसमें से एंशिएंट डेविल सोल को बाहर निकालता है और इसे अपने साथ फ्यूज करना चाहता था, बट हो नहीं पा रहा था। शायद कुछ तो मिसिंग था। अब एंशिएंट डीमन पावर वांगलिंग की आंखों में एक चमक था। ये गॉड निकालता है। ये इसे एक कल्टीवेटर ने दिया था जब इसने उन लोगों की लाइफ बचाई थी, मतलब जब ये कुछ समय पहले ह्यूमनॉइड बीस्ट को मारा था। और इसे पता था ये एंशिएंट डीमन का ट्रेजर है। इसमें एंशिएंट डीमन का पावर भी था। ये भी थोड़ा सा ये निकालता है और इन पावर्स को ये फ्यूज करने लगता है अपने राइट हैंड में। मतलब देखो, एंशिएंट गॉड तो राइट हैंड में पावर है ही, एंशिएंट डेविल का भी थोड़ा समय पहले इसने यूज किया था, और अब डीमन का भी। और ये तीनों पावर्स फ्यूज होने लगते हैं, एक यूनिक फोर्स बनाते हैं जो कि एंशिएंट गॉड, डेविल और डीमन तीनों से स्ट्रॉन्गर था। मानो वांगलिंग एक वर्ल्ड को पकड़ के हो और इस पावर को इस लड़की की तरफ ये बढ़ाता है। लड़की चीखती है, पर इसके जो ऊपर वो नंबर मार्क था वो मिट जाता है। पर जैसे मिटता है, यहाँ पर जो फॉग वगैरह थे वो इस लड़की पर अटैक करने लगते। मतलब टॉम इस लड़की को मिटा देना चाहता था। वांगलिंग ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और जब तक ये कुछ कर पाता, लड़की यहाँ से गायब हो जाती है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।